हौसला हो बुलंद तो आंखें सपनों को भाती हैं। हौसला हो बुलंद तो आंखें सपनों को भाती हैं। पाने की ललक हो तो मंजिलें खुद चल कर आती हैं। मंजिलें खुद चल कर आती हैं। आदरणीय प्रमोद रतोड़ी जी, आप और वे चलते हैं इस उत्तराखंड की एक बेटी अंकिता कांति जी के पास, जिन्होंने यूपीएससी में 137वां रैंक प्राप्त किया है। आकर हम उनका चलते हैं और उनका एक साक्षात्कार लेकर आते हैं। कुछ पाना है तो ख्वाब पालो, कुछ पाना है तो ख्वाब पालो। करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, बस किताब उठा लो। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ और आज हम बैठे हैं यहाँ डॉक्टर शक्ति टॉक शो में, और डॉक्टर शक्ति टॉक शो में हमारे यहाँ बैठे हुए प्रमोद रतोड़ी जी, आदरणीय प्रमोद रतोड़ी जी, भाजपा के युवा नेता हैं, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। साथ में आपके वीरेंद्र प्रसाद कांति, ताऊ जी हूँ मैं, अंकिता कांति का। हाँ, और आप बैठी हैं साथ में इनकी माता जी। मैं अंकिता की माता हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि अंकिता जी की माता बैठी हैं, अंकिता जी के ताऊ जी बैठे हैं, ये अंकिता जी कौन है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, नौजवानों में आपको बता दूं कि अंकिता कांति जी एक यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इन्होंने 100 कौन सा रैंक लिया आपने? 137 रैंक प्राप्त किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हम इस शो का पर्पस ही यही है कि हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं, ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिले। मेरे यहाँ हम देखेंगे बहुत सारे ऑडी, हाँ, ये भाई भी हैं और ताई भी हैं, आवाज़ आ रही है बीच में से। तो इनकी बहन भी बैठी हैं और दूसरी तरफ और लोग भी बैठे हैं। एक छोटी सी गुड़िया भी वहाँ से दूर से हमें देख रही है, वो भतीजी है। तो मैं आपसे इनसे एक पूछूंगा कि पहले अपना परिचय दें, फिर अपने विषय में बताएं। मेरा नाम अंकिता कांति है। मैंने 2024 की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 137 रैंक हासिल करी है, और इसके साथ ही मैंने अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई है उसमें बीएससी डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून से और अपने मास्टर्स फिजिक्स में डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से पूरा किया है। जैसे कि ये बता रही थी, तो हम चलते हैं इनके बचपन से, कि बचपन में कहाँ रही, कौन से स्कूल में पढ़ी, कब सोचा कि मुझे यूपीएससी देनी है, मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कहाँ आपका बचपन, कहाँ से आप पैदा हुई, कहाँ आपने अपना बचपन व्यतीत किया, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे। मेरा जो जन्म है वो यहीं देहरादून में हुआ है, और बचपन से मैं यहीं रही हूँ। मेरा स्कूलिंग भी सारा यहीं देहरादून में कंप्लीट हुआ है। और जो ये आईएएस बनने का सपना था, ये स्कूल लेवल पे तो नहीं था। ऑब्वियसली स्कूल लेवल पे हम लोग काफ़ी सारे डायरेक्शंस में जाते हैं, तो मैं स्कूल से ही थोड़ा सा इंटेलिजेंट थी। 10th में भी मैंने जो उत्तराखंड में 22nd रैंक हासिल करी थी बोर्ड एग्जाम्स में। उसके बाद 12th में मैंने उत्तराखंड में 4th रैंक हासिल करी थी और देहरादून में मैंने टॉप किया था। उसके बाद कॉलेज में जाने के उपरांत एक जो पीयर सर्कल हमारा बनता है, तो वहाँ से मतलब जब सब तैयारी कर रहे थे तो मुझे लगा ओके, दिस इज समथिंग वेरी हाई लेवल की, मुझे भी यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए। तो अपने पीयर ग्रुप से, और उसके बाद हमारे ही एक भैया फैमिली में निकले हुए थे जो अभी झारखंड कैडर में है, हेमंत सती भैया, तो वो भी एक प्रेरणा के स्रोत रहे। तो उसके बाद मैंने अपने बीएससी के सेकेंड ईयर से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और अपने 23 में मेरा मास्टर्स पूरा हुआ, और 24 जो ईयर का यूपीएससी का एग्जामिनेशन था उसमें मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी माता जी को, आपके पिताजी को, आपके ताऊ जी को, ताई जी को, आपके बहन को, आपके भाई को, आपके सारे परिवार वालों को। जिन अभी कांता प्रसाद सतीश सर के पुत्र हैं, जिनकी अभी ये बात कर रहे थे, उनका भी हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था मैगजीन के माध्यम से, उनसे भी चर्चा की थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यही हमारा आज की जो हमारी जो चर्चा है, उस चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि ताकि नौजवानों को मोटिवेशन मिल सके। तो थोड़ा ये बताएंगे कि जब आप डीएवी में पढ़ते थे, जैसे डीएवी कॉलेज है, उस कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देती थी? जैसे आप बता रही हैं आप बीएससी हैं, आप एमएससी फिजिक्स की है ना, और कितना समय आप अपनी पढ़ाई को देती थी, और किस तरह से आप दोनों बीएससी को भी और यूपीएससी को भी कैसे मैनेज करती थी? थोड़ा सा बता देंगे।
देखिए, जिस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बट उस टाइम कोरोना का टाइमिंग था। तो कोरोना में एक प्लस पॉइंट जो सिर्फ ये था कि सब चीज़ ऑनलाइन हो गया था। तो क्लासेस भी जो थी कॉलेज की ऑनलाइन होती थी, तो समय जो था एक कॉलेज आने जाने का वो काफ़ी उस टाइम पे सेव हो जाता था। तो काफ़ी समय मेरे पास रहा। उसके बाद एमएससी में भी सर जो फर्स्ट ईयर था वो कोरोना में ही हमारा निकला, ऑनलाइन क्लासेस हुई। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा हर्डल्स आए, क्योंकि सेकेंड ईयर में मास्टर्स में जो होता है आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना होता है, फाइल आपको देनी होती है, आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। तो वो थोड़ा सा एक अप एंड डाउन्स वाला टाइम रहा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हर्डल रहे, लेकिन मैंने समय निकाला अपने साथ साथ जितना मैं पढ़ सकती थी। जो पीक टाइम रहता था जब कॉलेज में एग्जाम्स होते थे तब ऑब्वियसली टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन उसके उपरांत जो भी समय मुझे मिला मैंने अपनी तैयारी करी। उसके बाद जब 2023 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया तो मैंने डेडिकेटेडली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, तो मैं लाइब्रेरी से ही उसके बाद तक पढ़ती थी, और तब अभी ये इस साल सिलेक्ट मैं हो गई हूँ। मास्टर आपने फिजिक्स में किया? ये सर। फिजिक्स में आपने मास्टरी की, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके जो यूपीएससी में जो आपके विषय थे वो क्या थे? यूपीएससी में अभी ऑप्शनल एक अलग विषय होता है जो बच्चों को चुनना होता है, तो उसमें मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। ये क्वेश्चन मेरे से हर मॉक में, हर इंटरव्यू में पूछा गया कि जब आपने मास्टर्स फिजिक्स से किया है तो यूपीएससी में हिस्ट्री लेने का क्या औचित्य था। तो इसके कुछ रीजंस मेरे पास हमेशा रहे, जो मैंने ऑनेस्टली इंटरव्यू में भी बताए कि देखिए यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ह्यूमैनिटी बेस्ड है, वहाँ पे साइंस का इतना रोल नहीं है। और जीएस पेपर 1 एक होता है, उसमें हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली क्या किया कि ऑप्शनल मैंने हिस्ट्री ले लिया, ताकि जो मेरा जीएस 1 था वो भी अच्छे से कवर हो सके, मुझे एक्स्ट्रा अदर्स हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़े। और फिजिक्स का क्या है कि फिजिक्स का जो कॉलेज का सिलेबस था वो काफ़ी डिफरेंट था, जो यूपीएससी में डिमांड थी। और नॉर्मलाइजेशन भी एक साइंस के सब्जेक्ट में देखा जाता है कि जो यूपीएससी है वो नॉर्मलाइज कर देता है मार्क्स को। तो इसलिए मैंने, ताकि मेरा जीएस 1 अच्छे से कवर हो सके, और हिस्ट्री थोड़ा, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो हिस्ट्री ऑब्वियसली मेरा वीक था, तो उसमें अच्छे से कमांड करने के लिए मैंने हिस्ट्री को एज ऑप्शनल चूज किया हुआ था। तो कहने का प्राय ये भी कहा जा सकता है, मैं पूछने का उद्देश्य यही था कि जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं, जो फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, तो वो दूसरे विषय को लेकर भी क्या परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स होते हैं वो यूपीएससी से रिलेट करते हैं, और इस कारण अक्सर जो विद्यार्थी हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को रखते हैं। तो अब मैं एक पूछता हूँ कि आप जब पढ़ती थी, घर पर आती होंगी, जब एग्जामिनेशन आपने दिया होगा, या उससे पहले भी, एग्जामिनेशन देने से पहले भी, जब आप विद्यार्थी थी, स्टूडेंट्स थी, तो आपके मन में कभी ब्यूरोक्रेसी को देखकर, कलेक्टर्स को देखकर, आईएएस को देखकर, या कहाँ से आपको, जैसा आप बता रही थी कि आपके एक रिलेटिव हैं जो आईएएस कैडर में हैं, कलेक्टर हैं, डीएम हैं, हाँ, तो उनसे आपने प्रेरणा ली। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपने अपने लोकल स्तर पर या कभी जीवन में कोई ऐसा पहलू आपके साथ हुआ, या कोई, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं वहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ या हुई, या मुझे वो उस कारण मैं आईएएस बनने की मैंने सोची, तो क्या कोई इंसिडेंट आपको ऐसा कोई स्मरण हुआ था, कोई याद है आपको कोई ऐसा? ऐसे देखिए, इसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स आप बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत एक पॉपुलर है। तो सोशल मीडिया में जो अच्छे खासे, जो अच्छी रैंक पे हैं, जो अच्छा जिनका सामाजिक प्रभाव है, वो आईएएस या फिर कोई भी लेवल का आदमी, वो बहुत पॉपुलर है। तो मैंने भी अपने टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स देखे थे जो अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, जिसमें अभी हमारे जो रुद्रप्रयाग के पहले डीएम भी रह चुके हैं, मंगेशर, वो भी काफ़ी मुझे उस टाइम प्रभावित किए थे। इसके अलावा सर अभी भी अगर हम देहरादून में जो अभी डीएम है सविन बंसल सर, वो भी एक काफ़ी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी मुझे लगता है। तो सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं कि ओके इस आईएएस ने ये काम किया, या दंगा रुकाने में, या किस तरीके से किसकी अच्छी रही अपनी भूमिका, तो वो सर सोशल मीडिया का इसमें एक अहम योगदान रहा। बिल्कुल। आपसे एक भतीजे हैं जो अंशा प्रसाद चमोला जी हैं, आज के डेट में वो देहरादून या नॉर्थ के पूरे डायरेक्टर हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस से। वो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, और वो भी इनको काफ़ी वो करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। बहुत अच्छी बात, देखो बात निकल कर आती है, बात उठती है। हमारे माननीय डीएम साहब की भी आप बात कर रहे हैं, और आपने, हाँ, ताऊ जी ने भी अभी, इनके ताऊ जी ने भी अभी ये बात बताई। तो कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, और हमारे, आप जिनकी बात कर रहे हैं, माननीय मंगेश घिल्डियाल जी, जो आजकल पीएमओ में है, धूमाकोट में जब मैं वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी, और मैं एक कॉलेज में
गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में होल्ड कर रहा था। तो तब हमने उन्हें वहाँ बुलाया था और उनका सम्मान किया था। वो स्मृतियाँ मुझे आज भी हैं, याद हैं। वो भी फिजिक्स के व्यक्ति हैं और बड़े एक दूर दराज के इलाके में वो पढ़े हैं। तब तो वहाँ सुविधाएं भी नहीं होती थी, आज तो काफ़ी उस जगह पर काफ़ी तरक्की हुई है। लेकिन जिस दौर में वो पढ़ते थे वहाँ एक सरकारी स्कूल में वो पढ़े हैं, एक विद्यालय में पढ़े हैं वो, और वहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली। और आपको ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है। माननीय समित बंसल सर की बात करें, जो यहाँ के डीएम साहब हैं, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और उन्होंने वहाँ से इंजीनियरिंग करी है। और उनके हम कार्यशैली को देखते हैं तो लगता है कि ये एक ऐसी पोस्ट है कि जिस पोस्ट के माध्यम से, जैसा आप अभी बता रही थी, कि आप सोसाइटी का वेलफेयर कर सकती हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप बैठकर लोगों का डायरेक्ट रूप से भला कर सकती हैं। अगर कोई परेशानी में है, किसी की समस्या है, तो उस समस्या का भाई आप समाधान कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं, ऐसी शख्सियतों से मिलते हैं। आपकी माता जी भी साथ में बैठी, तो आप बताएं जी कि आपने जब आपको पहली बार पता लगा कि आपकी बेटी जो है वो यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया और अच्छे मार्क्स लिए हैं, अच्छा रैंक प्राप्त किया है, तो आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। उन्नति कर रही है मेरी बेटी ने, बहुत अच्छा लगा। तो माता जी का फीलिंग्स, माता जी को आप समझ सकते हैं कि माँ की फीलिंग्स। और इससे पहले जब मुझे यहाँ आना था तो मुझे नंबर प्राप्त हुआ उनके पिताजी का। जब मैंने इनके पिताजी से बात की तो बड़े गदगद थे, वो बहुत खुश थे। फ़ोन पर बात करने से ही वो अनुभव हो रहा था, वो खुशी अनुभव हो रही थी। और जब बेटियाँ माता पिता का नाम रोशन करती हैं तो मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आपसे प्रेरणा लेकर हमारे इस प्रदेश की, इस भारतवर्ष की, या जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ें, प्रगति करें। और जो उद्देश्य है, किसी का उद्देश्य डॉक्टर बनना हो सकता है, किसी का उद्देश्य इंजीनियर बनना हो सकता है, किसी का प्रोफेसर बनना हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। हमारे साथ बैठे हैं प्रमोद रतूड़ी जी, जो एक काफ़ी उच्च कोटि की शख्सियत है, मैं ये कहूँगा। और हर कार्य में बढ़ चढ़कर समाज की भूमिका निभाते हैं, समाज के हर कार्यों में। और इनकी भी इच्छा थी कि मैं आज अंकिता जी से मिलूं और उनको मैं जाके उनका सम्मान करके आऊं। और ये चाहते हैं कि वो एक कार्यक्रम में इन्हें अपने वहाँ बुलाएं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सर, आप भी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहें? जी, मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा अंकिता को। उत्तराखंड की होनहार बेटियां, जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिटिया ने, देखो ये गांव जो है, छोटा सा गांव हरबज वाला है, इतनी सीमित साधनों में और विषम परिस्थितियों में बिटिया ने इतना बड़ा एग्जाम दिया है। मैं पूरे परिवार को नमन करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस बिटिया को, जिसने इतने कम साधनों में और इतने अच्छा, सबसे बहुत अच्छा रैंक 137 बहुत अच्छा रैंक होता है, इस रैंक पे ये आई है। बस यही कहूँगा। और बिटिया को एक दिन के लिए हम अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं आसपास के ही, उनके लिए मोटिवेशनल के तौर पे बिटिया को आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा अंकिता जी, आप ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के नौजवान हैं, बहुत से लोग हैं जो यूपीएससी देते हैं। आपका तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था? टेक्निकली वैसे सेकंड था, बट ढंग से फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप उनको मतलब थोड़ा सा ये बताएंगे कि यूपीएससी है क्या, और यूपीएससी में कौन कौन से किस तरह से स्टडी की जाती है, कितनी स्टडी मांगती है, और कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है? सूत्र आप, मतलब मैं कहूँगा कि संक्षेप में मंत्र देंगी। बच्चों के लिए मंत्र ही कहूँगा मैं से, कि क्योंकि आपने सफलता प्राप्त की है, और जो व्यक्ति सफल हो जाता है वो दूसरों के लिए रास्ता बताने में, उसके लिए वो पथ प्रदर्शक बन सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा।
देखिए यूपीएससी जो है एक बहुत ही मतलब एक वास्ट सिलेबस अपना रखता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने देश के सबसे ग्रेड ए ऑफिसर्स को आपने यहाँ से नियुक्ति देनी है। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस में होता है, जिसमें एक प्रीलिम्स जो सबसे पहली स्टेज है जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और दूसरा पेपर सीसेट का होता है, जिसमें कि सीसेट भी अभी यूपीएससी काफ़ी टफ बना रहा है कि आपको वहाँ पे 33% मार्क्स आपको गेन करने होंगे। मैथ्स और रीजनिंग वहाँ पे पूछी जाती है। जब आप सीसेट प्रीलिम्स को पास कर जाते हैं, उसके बाद आपके मेंस होता है जिसमें 9 पेपर होते हैं 3 आवर्स के, और आपको वहाँ पे लगातार लिखना पड़ता है, जिसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फाइनली आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचते हैं, और वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड द्वारा अच्छे से गहन परीक्षण के बाद फाइनली आप लिस्ट में नाम अपना लाते हैं। तो हर स्टेज की अपनी अलग तैयारी है। एक बेसिक जो पॉलिटी, हिस्ट्री, बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपका जो एक मेन स्ट्रेटेजी है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि अभी मार्केट में हर कोचिंग, हर अलग अलग तरीके के जो रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं। तो आप सबसे पहले अपना चयन अच्छे से कीजिए कि आपको कौन से रिसोर्स आपको पढ़ने हैं, और एक बार जब आप चयनित कर लेते हैं तो आप उसी रिसोर्स को पढ़िए। बार बार अपने रिसोर्स चेंज करने का अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं मानी जाएगी। रिसोर्स अपने लिमिटेड रखिए। इसके अलावा जो यूपीएससी पीवाईक्यूज देता है, जो प्री मेंस हर तरीके के पीवाईक्यूज यूपीएससी अवेलेबल करवाता है, देता है, तो उनको बार बार सॉल्व कीजिए कि क्या यूपीएससी की कोर डिमांड है। उसी पे आप स्टिक रहिए, आप करंट को फॉलो करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए कि क्या देश दुनिया में चल रहा है। और हर स्टेज की सर अलग डिमांड है। जो इंटरव्यू के स्तर पे वहाँ पे आपका पर्सनैलिटी अच्छे से टेस्ट किया जाता है, आपका डेफ अच्छे से टेस्ट किया जाता है। मेंस के स्तर पे करंट अफेयर्स एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि वही पूरा एग्जाम का एक पैटर्न निश्चित करता है। और प्रीलिम्स में दोनों की एक अच्छी भूमिका। आपका सीसेट अच्छा होना चाहिए, आपका जीएस अच्छा होना चाहिए, तो एक मिला जुला रहता है। और मेन जो चीज़ है मुझे लगती है, यूपीएससी एक बहुत बड़ा 1 साल सर एग्जाम होने में लगता है, प्री मेंस इंटरव्यू। तो उसमें जो एक मेन है कि आपका मोटिवेशन, आप निरंतर पॉजिटिव बने रहने चाहिए, डीमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है। तो कुछ जो की मैंने बताया, जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज, पीवाईक्यूज और मोटिवेशन, एक ये कुछ मेन मुख्य बिंदु हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, और बच्चों के लिए जरूर प्रेरणा मिली होगी। अभी प्रमोद रतूड़ी जी बता रहे थे कि निमंत्रण दिया है आपको वहाँ, और उद्देश्य यही है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मोटिवेशन लेना चाहते हैं। तो मोटिवेशन पर बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक साधारण से परिवार से संबंध रखती हैं। मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण परिवार, कोई बहुत बड़े किसी बिजनेसमैन, व्यापारी या कोई इतनी सुविधाएं हमारे पास रही हूँ, उस परिवार से संबंध नहीं रखता हूँ, या आप रखती हूँ हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कहीं यूपीएससी क्लियर करते हुए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, बहुत धन दौलत की आवश्यकता होती है, किताबें बहुत महंगी होती हैं, या कोचिंग्स को ज्वाइन करना पड़ता है, महंगी कोचिंग्स को ज्वाइन करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है? या उसमें मतलब आपका मोटिवेशन क्या है कि कैसे सफलता मिलती है? कि वो मैं किताबों से रिलेटेड जोड़ना चाहूँगा, मैं साधनों से रिलेटेड जोड़ना चाहूँगा। देखिए यूपीएससी काफ़ी लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, काफ़ी लोग कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं। जो कोचिंग ज्वाइन कर रहा है उसका भी हो रहा है, जो नहीं कर रहा है उसका भी हो रहा है। तो हर तरीके के अलग अलग बच्चे हैं। अब मैंने जो है वो घर से ही रह के तैयारी करी है। मैं प्रॉपर देहरादून में ही रह के मैंने तैयारी करी। मैं सिर्फ इंटरव्यू की स्टेज पे दिल्ली गई थी, और उसी टाइम मैंने कुछ कोचिंग में मॉक वगैरह दिए थे। इसके अलावा प्रॉपर जो था सब चीज़ घर से था। बुक्स इतनी कॉस्टली नहीं है, नॉर्मल जो बेसिक फाउंडेशन यूपीएससी में होता है वो एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी वो जो स्कूल लेवल पे हम लोगों के पास रहती है, वहाँ से हम अपना फाउंडेशन बनाते हैं। तो इतनी महंगी बुक्स नहीं है। एक नॉर्मल साधारण परिवार से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े कोचिंग्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रह के भी तैयारी की जा सकती है। और जो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उनमें भी बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पा रहा है, तो ये आप नहीं कह सकते कि ये बिना कोचिंग ज्वाइन करे नहीं होगा। और ऑब्वियसली जो वहाँ है, किसी का हो भी रहा है, किसी का नहीं भी हो रहा है, तो वो आपकी खुद की मेहनत पर डिपेंड करता है। कोचिंग इज़ नॉट ओनली दी सॉल्यूशन कि आप हो ही जाएंगे सिलेक्ट, आप घर पर रह के भी सिलेक्ट हो सकते हैं और कम संसाधनों में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं जो बात को समझ पाया हूँ, मैं ये बात समझ पाया हूँ कि पढ़ने के लिए किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है, और एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। और जब कोई ठान लेता है, अभी मैंने आपकी बात अंजू भट्ट जी से करवाई थी, वो भी इसी में निकली हैं, और बरोटी वाला क्षेत्र के रहने वाली हैं, ग्रामीण परिवेश में रहने वाली लड़की हैं। और उन्होंने मुझे बताया, आपसे भी बात की थी उन्होंने, कि वो भी एक घर पर बैठ के उन्होंने कोचिंग की,
और एक साधारण सी पृष्ठभूमि की लड़की हैं वो भी। तो इस तरह से जब बेटियां पढ़ती हैं तो देश का नाम रोशन करती हैं, प्रदेश का नाम रोशन करती है, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बातें बहुत हैं। शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं कि अभी आपको लबासना जाना है। लबासना के बारे में अभी कभी ख्वाब आता है आपको? ऑब्वियसली अभी डेली यही चल रहा है यूट्यूब पे कि यहाँ क्या होना है, और अभी इंटरेस्ट है तो वहाँ जाना है। तो अभी यूट्यूब पे आजकल यही सर्च चल रहा है। लबासना में क्या होना है, सारी जो ट्रेनिंग के विषय में अभी खोजबीन जारी है। लबासना की फोटो आप देख रही होंगी, है ना? मन में ख्याल आ रहा होगा कि ऑफिसर बनेंगी, टॉप ऑफिसर बनेंगी। इंडिया के सर्वोच्च सेवाओं में माना जाता है यूपीएससी को। तो आप एक ऑफिसर बनेंगी। और हाँ जी, कुछ कहना चाहिए? मैं वीरेंद्र कांति, अंकिता कांति का ताऊ हूँ। मुझे और हमारे पूरे समाज को हमारी बेटी पे गर्व है, और हमारे इस गर्व में इनकी जो हमारी इनकी दादी और दादाजी जितनी प्रेरणा दादी की इसके साथ रही है, मैं समझता हूँ आज भी स्वर्ग से इसको प्यार करती होगी और आशीर्वाद देती होगी। उनके लिए हम आज भी बड़े भावुक हो जाते हैं कि उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करके रखा था। जब ये हाई स्कूल में पास हुई थी तो मुझे याद है कि उन्होंने इसको इतना गले लगाया था कि वो फोटो आज भी, वो पिक्चर आज भी हमारे आंखों में रहती है। और इसको जी मैंने और हम सब ने इस बात का बड़ा स्मरण किया कि उनके आशीर्वाद से ही ये बच्चे आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बाकी मेरा भाई देवेंद्र कांति काफ़ी सुशील आदमी और सज्जन आदमी है। बहुत कम संसाधनों में उसने परिवार को आगे बढ़ाया है। दुर्भाग्य से बड़ा भाई एक यंग अवस्था में, द्वारका प्रसाद जो हमारा भाई था वो चल बसा था, उसको बीमारी हो गई थी, इसलिए परिवार पूरा हमारा कष्टमय में रहा और संसाधन पहले कम थे। किसी तौर से उन्होंने भी अपने परिवार को, बहू और बच्चे सब उन्होंने बड़े कष्ट के साथ इस मुकाम पे सवाए। और हम जितने भी परिवार के लोग थे सब ने अपनी ओर से सबका ध्यान रखा, और आज ये है कि हमारा सारा परिवार भगवान की कृपा से सब कुशल से हैं, ठीक है। हम इस बेटी के लिए अपना बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं परिवार की ओर से और अपने तरफ से। ये आगे बढ़े, इसका जीवन सफल हो और हम सबका मान बढ़े, यही हमारी प्रभु से इच्छा है और कामना है। धन्यवाद। बहुत अभी ताई जी को मैं देख रहा था बैठी हुई, साथ में उनके आंखों से आंसू निकल आए हैं, आंसू छलक उठे हैं, पूर्वजों को याद करते हुए, अपने पैतृक को याद करते हुए, पितरों को याद करते हुए। और साथ में खुशी हो रही है कि बेटिया, आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया, आपका सपना साकार किया। मुझे कुछ पंक्तियां स्मरण आ रही हैं। माँ सोचती होगी जब बच्चा पैदा होता है, जब बेटी पैदा होती है और जब बड़ी होती है तो माँ सोचती है कि मैं अपने सपने इस बेटी में पूरे करूँगी। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि रात आई है कि बच्चों को पढ़ाने में लगी हूँ। आपके लिए शेर बोल रहा हूँ कि रात आई है बच्चों को पढ़ाने में लगी हूँ, जो खुद न बन सकी इनको बनाने में लगी हूँ, इनको बनाने में लगी हूँ। आपका सपना पूरा हो गया। आप अब घूमेंगी एक गाड़ी में, एक सरकारी गाड़ी में। और अभी तो 2 हैं और वो भी पढ़ेंगी, वो भी बढ़ेंगी। और घर की एक बेटी जब बनती है, एक बेटी बनती है तो वो सबको आगे अपने लेकर जाती है। मोहल्ले वाले, गांव वाले, पड़ोस वाले, क्षेत्र वाले, प्रदेश वाले, देश वाले सब प्रेरणा लेते हैं। और इस शक्ति टॉक शो में भी उद्देश्य भी यही है कि प्रेरणा मिल सके युवाओं को, कि इस बात की प्रेरणा मिल सके कि बनना कोई मुश्किल नहीं है। किधर जी ठीक बोल रहा हूँ मैं? बनना कोई मुश्किल नहीं है, सपना देखना पड़ता है और सपने को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। धन दौलत की, पढ़ाई की के साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सपना है, अगर इच्छा है, दृढ़ निश्चय है तो सफलता जरूर मिलती है। मैं एक शेर मुझे और याद आ रहा है कि आसमान में उड़ना तो परिंदों की आदत होती है। आसमान में उड़ना, अंकिता जी, आसमान में उड़ना तो परिंदों की आदत होती है। उन्हें ज़मीं कहाँ आश आती है। मुश्किलें कितनी भी हों, मंजिलों पर तो चींटियां भी पहुंच जाती हैं, मंजिलों पर तो चींटियां भी पहुंच जाती हैं। और मैं फिर पुनः आपको
माननीय प्रमोद रतूड़ी जी की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे शिक्षक समुदाय की तरफ से, पूरे हाटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बरोटीवाला, हम वहाँ भी आपको निमंत्रित करेंगे, उस परिवार की ओर से, अपने बोनोवाला क्षेत्र की ओर से, अपनी न्यू कॉलोनी की ओर से, अपनी दुर्गा शक्ति कॉलोनी की ओर से, सबकी तरफ से, उस क्षेत्र के लोगों की तरफ से, इस प्रदेश के लोगों की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और मैं आपको फिर जिस दिन आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आएंगे, अंजू जी को और आपको एक साथ मैं अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, जहां हम चर्चा करेंगे। पुणे से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई, और आपके पिताजी को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो ड्यूटी पे गए हुए समय मुझे लग रहा है ना, मेरी फ़ोन पर उनसे चर्चा हुई थी। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका, तहे दिल से धन्यवाद।